हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम एक नई यूनिट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। ये नई यूनिट जो है आपकी यूनिट 9 है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। इसका हम लोग रिवीजन सीरीज की तरह पूरा ये कंटेंट कवर करेंगे। यहाँ पे यूनिट 9 का पूरा मतलब जो भी चीजें मैं यहाँ पे कराऊंगी आपको स्लाइड्स में लिख के समझाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। सारा की पॉइंट्स में होगा, आप लोग भी आसानी से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। 2-3 दिन में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से एक यूनिट पूरी आपकी की पॉइंट के थ्रू यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिवीजन सीरीज रहेगी, उसका ये पहला पार्ट है, पार्ट 1, जिसमें हम लोग को देखना है यूनिट 9 का ए सेक्शन, जिसमें हम देखेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपको ये पता होना चाहिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसकी मीनिंग, उसके प्रिंसिपल्स, उसके फंक्शन, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स क्या होती हैं, पोस्टकॉप क्या है, सीपीएम, पेपर्ड मैनेजमेंट एज अ सिस्टम क्या होता है, सॉट एनालिसिस, ये सारी चीजों को, ठीक है। तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, इससे पहले भी मैंने ऐसी रिवीजन सीरीज आप लोग को कराई है, यूनिट 6 की कराई है, यूनिट 3 की कराई है ना। तो वो भी आप लोग देख सकते हो अगर आपने नहीं किया है अभी तक, तो उनके लिए ये, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। एजुकेशनल, अपनी कॉपी में आप लोग भी ऐसे ही कॉपी में की पॉइंट की तरह बनाइएगा, मैनेजमेंट। एंड इसके अलावा एक मैंने यूनिट 8 का वीडियो अपलोड कर दिया आप लोगों को, वो जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो उसको देख लें, ठीक है। देखो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है, ठीक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का, ठीक है। किस चीज का प्रोसेस है, प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग का, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। और क्या करना, डायरेक्ट करना उन एक्टिविटीज को, देन उसको कंट्रोल करना। तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज होता है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज है, ये सारी जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर होती है, ठीक है। अब इन्हीं एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, प्लान करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं। अब वो रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं आपके, ह्यूमन रिसोर्सेज है एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लस मटेरियल रिसोर्सेज, दोनों का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है, 2 पॉइंट समझ में आए, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे की पॉइंट्स ही लिख रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशनल मैनेजमेंट में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर इसमें करने होते हैं कि व्हाट, हाउ एंड व्हेन। मतलब एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है, व्हाट, हाउ एंड व्हेन, यह बताता है कि क्या, कैसे और कब करना है। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या बताता है, व्हाट, हाउ एंड व्हेन, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये चीज कौन बताता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट बताता है, ठीक है। व्हाट, हाउ एंड व्हेन, ठीक है, ये क्या बताता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट बताता है। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बात की यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। मटेरियल रिसोर्सेज का हम इन सारी एक्टिविटीज को, इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए यूज करते हैं। 3 तरीके के बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं आपके, जो यहाँ पे हम यूज करते हैं। 3 रिसोर्सेज होते हैं। वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आपके, 3 रिसोर्सेज। 3 रिसोर्सेज हैं आपके, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड जो आपका करिकुलम है और करिकुलर एक्टिविटीज है, राइट। करिकुलम एंड को-करिकुलर, एक सेकेंड, को-करिकुलर जो भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, सॉरी, जो ये फिजिकल रिसोर्स है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आता है आपका, लैंड आता है, साइट आता है, स्कूल आता है, स्कूल की बिल्डिंग आती है, कौन से इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो, लाइब्रेरी कैसी है, लेबोरेटरी कैसी है, ये सारी चीजें। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जो भी स्टाफ हैं, जो भी वहाँ का पूरा डिपार्टमेंट है, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, वो सारी चीजें आती है। फिर आता है आपका करिकुलम, कैसा आपका करिकुलम है, इस पे भी, ये भी आपका रिसोर्स की तरह यहाँ पे काम करता है। क्लियर है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट होता क्या है,
ठीक है। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ managing these resources, to achieve desired goal of educational organization, ठीक है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर में, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस, ये एक तरीके का प्रोसेस है जहां पे हम मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं वो सारे रिसोर्सेज को जो हमारे एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर पाए। यहाँ पे एजुकेशनल मैनेजमेंट में के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के, वो भी मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ, ठीक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, क्या काम होता है इनका एजुकेशनल मैनेजमेंट में, फंक्शंस में प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग हो गया। देन आपका क्या हो जाएगा, प्लानिंग के बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या आएगा आपका डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करने के बाद क्या आएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग, देन आता है आपका कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद लास्ट आता है आपका इवैल्यूएशन। तो ये स्टेप, ये क्या है, ये सारे आपके फंक्शंस हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के। क्लियर है इतनी बातें कि एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, उनमें उनके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हम यहाँ पे यूज करते हैं और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब आते हैं, जब हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल मैनेजमेंट की, एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में अगर देखें एजुकेशनल मैनेजमेंट की, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, अगर कोई किसी को कोई क्वेरी हो या समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकता है आफ्टर द, मतलब जब ये वीडियो अपलोड करूंगी उसके बाद। यहाँ पे हम जब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, ये हेडिंग की तरह अपनी कॉपी में लिखो, मैनेजरियल स्किल। कौन सी स्किल, मैनेजरियल स्किल। फिर आता है एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, दो लेवल होते हैं, दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेल्प करता है, हेल्प इन वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। अब आती है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैनेजरियल स्किल्स की हम बात करें, ठीक है, तो जो एजुकेशनल मैनेजमेंट होता है वो एक मैनेजमेंट की जो स्किल होती है उसको हमारे अंदर डेवलप करता है ना। एजुकेशनल जो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे अंदर जो मैनेजमेंट का पूरा स्किल होता है, मैनेजरियल जो स्किल होती है इसको डेवलप करता है, हेल्प करता है हमें माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, दोनों ही लेवल पे ये हेल्प करता है। अगर मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो इट डील्स विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें, ठीक है, मैक्रो लेवल पे किसके साथ डील करता है, गोल्स के साथ एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ डील करता है। बट अगर हम माइक्रो, देखो मैक्रो क्या है, बड़ा है, ब्रॉडर टर्म है, माइक्रो उससे छोटा है, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पे हम सिर्फ प्लानिंग की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइक्रो लेवल पे सिर्फ प्लानिंग की बात करते हैं एंड मैक्रो लेवल पे गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करते हैं। एंड इसके अलावा, ठीक है, और भी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक आपका फाइनेंसिंग हो गया, बजटिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कैसे मेंटेनेंस होगा स्कूल का, है ना, कैसे इवैल्यूएशन होगा स्टूडेंट की अचीवमेंट का, तो ये सारी भी एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, ऑल द अदर एक्टिविटीज, ठीक है, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट में है, लाइक फाइनेंसिंग, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटेनेंस, इवैल्यूएशन, है ना, ये सारी चीजें भी आपकी इंपॉर्टेंस में आती हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, जो प्रिंसिपल्स हैं आपके फोइल के, कई बार कोई से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फोइल, ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसे डेवलप किसने किया था, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पूछा गया है, ये डेवलप किया था आपने फॉयल ने, ठीक है। 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय द फॉयल। इसे डेवलप किसने किया था, फॉयल ने किए थे। 14 प्रिंसिपल्स थे इनके, ठीक है। अब 14 प्रिंसिपल्स में क्या है, सबसे पहले आता है आपका इसका जो इमेज होगा, ये जो फॉयल की 14 प्रिंसिपल है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी, ठीक। इसमें सबसे पहले आ जाओ डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या आता है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है, अब पहला डिवीजन ऑफ वर्क, इसको एक एक को समझते भी चलते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क कहने का मतलब क्या है, वर्क जितना भी टास्क है, ठीक है, जो भी हमारा जॉब है, जॉब से रिलेटेड जो भी टास्क है, उसको स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डिवाइड कर देना, ठीक है। स्मॉल स्मॉल अमाउंट में क्या करना, डिवाइड कर देना। उसके बाद आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है आपका, अथॉरिटी मतलब एक तरीके की, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। ऐसा अथॉरिटी कौन होते हैं, जो उसके पास पावर होती है, जो डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी, मतलब वो डिसीजन मेक कर सकते हैं। तो अथॉरिटी का मतलब ही क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन एंड डिसीजंस। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है, मतलब कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। मतलब सिंपल सी बात समझो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि पावर, जो जिसके पास पावर है वो डिसीजन ले सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहने का मतलब क्या है, जो भी हमें वर्क असाइन किया गया है, जो भी हमें वर्क दिया गया है, उसे टाइम पे कंप्लीट करना, ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आते हैं हम लोग डिसिप्लिन पे, ठीक है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है आप लोग को। नेक्स्ट आ जाओ यूनिटी ऑफ कमांड। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, काफी लोगों को हो सकता है पता भी हो उसके बारे में, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। देखो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब यूनिटी ऑफ जो कमांड, इसको मैं लिख लो जरा सा, यूनिटी ऑफ कमांड में ये फंक्शन करता है आपका, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो फंक्शनिंग करता है, फंक्शनिंग एट पर्सनल लेवल, ठीक है, पर्सनल लेवल पे ये काम करता है। ये जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द वन बॉस। यहाँ पे जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, एक बॉस से उनको ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, एक बॉस है और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या हो रहा है, एक ही बॉस ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे मैं पिक्चर बना रही हूँ, ये क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट है, ठीक है, सबऑर्डिनेट है, ठीक है, इसको एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, एक ही सुपीरियर इसको क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक सुपीरियर है, ठीक है, वन बॉस, एक बॉस एक ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या है आपका यूनिटी ऑफ कमांड है। उसी जगह एक होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कमांड। क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड में, मतलब एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट है, उसको डिफरेंट डिफरेंट सुपीरियर्स, मतलब डिफरेंट दो तीन बॉस हैं उसके, ठीक है, एक बॉस यहाँ पे, एक सुपीरियर यहाँ पे, एक सुपीरियर यहाँ पे, एक सुपीरियर यहाँ पे, तीनों ही अपने अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं। जैसे होता नहीं, कई एक कंपनी होती है उसके तीन मालिक हैं, ठीक है, करने वाला काम करने वाला एम्प्लॉय तो एक ही, उसको तीनों की ही बात सुननी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड। और जब हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं, तो वहां पे एक सबऑर्डिनेट एक ऑर्डर को रिसीव करता है फ्रॉम वन बॉस, मतलब एक बॉस होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है, तो ये क्या होता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड होता है। क्लियर है बात, ये चीजें ये पूछी गई है इसलिए मैंने इसको इतना ज्यादा डिटेल में बता दिया है। ये कॉपी में अपने लिख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अभी मैं इसे रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए। क्लियर है चीजें। अब यूनिटी ऑफ कमांड की बात आते हैं हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैं यहीं पे लिख रही हूं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब वन हेड एंड वन प्लान, ये की पॉइंट है इसका, वन हेड
and one plan for group, फॉर वन हेड एंड वन प्लान, एक हेड एक प्लान होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए एक हेड, ठीक है, एक है मतलब एक ही उनके पास गोल है, ठीक है, एक हेड है, एक उसका गोल है, उसको सभी एक ग्रुप को अचीव करना है, हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ये होता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का की पॉइंट क्या है, एक हेड होता है, एक प्लान होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए एक हेड होता है, एक प्लान होता है, और उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही गोल होता है कि हमें यूजीसी नेट को क्लियर करना है। तो ये क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। जो वर्क करता है, ये भी ध्यान रखना, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, ये फंक्शनिंग इसकी होती है पर्सनल लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे जो इसकी फंक्शनिंग होती है वो डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल होती है, ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनिंग होती है डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से मतलब काम करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे पर्सनल लेवल पे काम होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में एक सबऑर्डिनेट होता है, एक सुपीरियर होता है, मतलब वन बॉस होता है यहाँ पे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन हेड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जहां पे यहाँ पे जो फंक्शनिंग होती है वो डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एक्टिविटी होती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ चीजें। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल, subordinate of individual interest to general interest, subordinate of individual interest to general interest, मतलब सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता। सिंपल सी बात यहाँ पे ये ऐसे समझो, जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस केस में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट है, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ओवर द इंडिविजुअल, ठीक है, ओवर द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है उसके जगह हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का जो श्रमिक होता है, मतलब उनकी सैलरी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाम, आपको याद होने चाहिए, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट, नाम से आप लोग उसको रिलेट भी कर पाओगे। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या है, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या, ओवरऑल जो उनको पे मिलता है, ठीक है, ओवरऑल जो उनका पे है ना, ओवरऑल जो उनका पे है, एंड कंपेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ओवरऑल पे है और जो कंपेंसेशन उनको दिया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए, ठीक है, सो दैट वो उनको अगर फेयर वेजेस उनको मिलेंगे तो वो इनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे अपने काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये थे आपके फोइल के प्रिंसिपल्स। अच्छा, इसमें और भी हैं अभी, एक सेकेंड चीज, हाँ, जनरलाइजेशन, सॉरी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जस्ट अ सेकेंड, मैं नेक्स्ट उस पे कर दूं उसको। सेंट्रलाइजेशन, नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है आपका, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है, मतलब कंसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का जो मतलब है वो यहाँ पे ये है कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन लिख लो कॉपी में, सेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन, जिससे क्वेश्चन आए मैं वही चीजें यहाँ पे लिखवा रही हूँ। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल, एट टॉप लेवल। मतलब सेंट्रलाइजेशन कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि जो डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब जो डिसीजन जो ले सकते हैं वो कौन है, वो जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो डिसीजन ले सकते हैं वो कौन है, वो आपके जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, जो भी पावर्स है एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है दोनों बातें। यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग जो भी है वो कौन कर रहा है, जो टॉप लेवल की जो अथॉरिटीज हैं कुछ उनके हाथों में है। डिसेंट्रलाइजेशन करने का मतलब हम अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मैनेजमेंट के हर लेवल पे, एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट हम अपने पावर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो दैट वी शुड ट्राई टू बैलेंस, ठीक है, हमें जरूरत है कि हम इसको बैलेंस करके चलें, ठीक है। जैसे कि मतलब ये जो सेंट्रलाइजेशन है एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, हमें चाहिए कि जो दोनों ये जो कंसेप्ट है अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुली रन कराने के लिए हमें इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना चाहिए। ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं करेगा वहां पे। तो हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका स्केलर चेन। क्या है, स्केलर चेन, ठीक है। यहाँ पे जो स्केलर से समझ रहे हो वैसे ये क्या होता है, हायरार्की में होता है। किसमें होता है, हायरार्की में होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने हायरार्की में स्टेप्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे ये होता नहीं है, ये हायरार्की है, मैंने कई सारे यहाँ पे यूज किए। अभी जो मैंने प्रीवियस के जो यूनिट आप लोगों को कराई है वहां पे हायरार्की में काफी सारी चीजों को दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर चेन का मतलब ही क्या है, हायरार्की, ठीक है। जो भी स्टेप्स होते हैं वो टॉप टू लोवेस्ट, ठीक है, जो भी स्टेप होंगे वो कैसे जाएंगे, टॉप टू लोवेस्ट, ठीक है, ऐसे जाएंगे, एक हायरार्की में रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका स्केलर चेन का, ठीक है। स्केलर चेन हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे एक और आता है इसी जब मतलब यहाँ पे एक चीज और ये होती है स्केलर चेन में, एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। देखो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि स्केलर चेन में दो पॉइंट को यहाँ पे याद रखो जब स्केलर चेन में हम बात करते हैं कि पहला तो ये हो गया इनका कि जो ये हायरार्की जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, टॉप टू लोवेस्ट होने चाहिए। और ये जरूरी है कि यहाँ पे एवरी एम्प्लॉय, ये कॉपी में लिख लो अपने, एवरी एम्प्लॉयज नोज, यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा लेकिन आया हुआ है, नोज देयर इमीडिएट सीनियर। ये जरूरी है जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको अपने इमीडिएट सीनियर्स के बारे में पता हो। ऑल्सो दे शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट एनीवन, ठीक है, वो और जो भी उनके सुपीरियर्स हैं उनको वो कांटेक्ट भी कर पाए अगर जरूरत हो, ठीक है, अगर जरूरत है तो उनको वो कांटेक्ट भी कर पाए, ठीक है। अगर ये चेन, ठीक है, अगर ये चेन इसमें एक कंडीशन यहाँ पे आती है, यहीं से एक कंसेप्ट है आपका गैंग प्लैंक का, ठीक है। नेक्स्ट मैं पेन चेंज कर दूं, यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है गैंग प्लैंक का, ठीक है। इसका जो फिगर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे करके है, ठीक है। कॉपी में चाहो तो बना भी लो इसको, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ इसके लिए मैंने ये वाला पॉइंट बताया, ठीक है। एवरी एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, नोज देयर इमीडिएट सीनियर, ऑल्सो दे शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट देयर सीनियर्स इफ नीडेड, ठीक है, अगर जरूरत हो।
लेकिन द चेन शुड नॉट बी वायलेटेड, ठीक है, जो चेन होनी चाहिए वो वायलेटेड नहीं होनी चाहिए, बट इन इमरजेंसी, ठीक है, ये जो चेन है वो टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है ये जो चेन है वो टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी हो, ठीक है, बट इन इमरजेंसी एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल कैन कॉन्टेक्ट थ्रू गैंग प्लैंक बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो गैंग प्लैंक का यूज कर पाए, मतलब अपने जो इमीडिएट सुपीरियर्स हैं उनके साथ वो कांटेक्ट कर पाए, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे ये है कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो ये अपने सुपीरियर के साथ कांटेक्ट कर पाए, ये अपने सुपीरियर्स के साथ कांटेक्ट कर पाए, ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है, तो ये एक गैंग प्लैंक का कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं आप लोग, ये हो गया स्केलर चैन हो गया, और क्या बचा है इसमें, हाँ एक और आता है इसमें, छोटा सा है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि ऑर्डर क्या है, मतलब सभी जो भी आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें, ठीक है, उसके बाद इक्विटी, ठीक है, इक्विटी भी बताने की जरूरत नहीं है, समानता, ठीक है, समानता हो गया, फिर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नेक्स्ट है ये, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे सेलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड टू डिसाइड टू शो रिजल्ट, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल कहने का मतलब है क्या है, जो भी पर्सन सेलेक्ट होके आया है, ठीक है, जो भी पर्सन सेलेक्ट होके आया है उसको कुछ मिनिमम पीरियड्स के लिए हम रखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे वहां पे, ठीक है, कि उसका परफॉर्मेंस से उसको परफॉर्मेंस को देखेंगे, फिर उसके रिजल्ट, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उसको परमानेंट करना है या फिर नहीं करना है, तो ये होती है स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल, ठीक है, जब यहाँ पे आफ्टर सिलेक्शन ये प्रोसेस होता है, ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन हमको क्या करते हैं, कुछ मिनिमम पीरियड्स के लिए इनको रखते हैं, ठीक है, मिनिमम पीरियड्स के लिए रखते हैं जहां पे इनकी हम लोग जो परफॉर्मेंस होती है उसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव में क्या हो जाता है आपका, जो भी पहल है, ठीक है, वर्कर्स को इंकरेज करना, ठीक है, ये सब मतलब वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, पहला स्टेप, पहले पहल कौन करता है, ठीक है, इनिशिएटिव में पहली पहल कौन कर रहा है, सेल्फ मोटिवेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इनिशिएटिव हो गया। इनिशिएटिव के बाद आता है ये जो मैं ये वाला लिख रही हूँ, इससे क्वेश्चन आया आपका स्प्रिट डी क्रॉप्स, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। स्प्रिट डी क्रॉप्स कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्प्रिट, स्प्रिट डी क्रॉप का मतलब क्या होता है, टीम स्प्रिट को प्रमोट करना, ठीक है, जो भी टीम स्प्रिट है, ठीक है, टीम स्पिरिट को प्रमोट करना, इसका मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट को प्रमोट करना, यूनिटी एंड हार्मोनी लेके आना, ठीक है, यूनिटी, ये की पॉइंट है आपके, यूनिटी एंड हार्मोनी लेके आना अमंग द वर्कर्स, ठीक है, एज अ टीम की तरह काम करना, ठीक है, तो स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब ये होता है, ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ तक, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी प्रिंसिपल्स में, इनिशिएटिव हो गया, स्पिरिट हो गया, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, ये सब चीजें जो हमने कहाँ पे पढ़ी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ी है, ठीक है, अब हम देखेंगे एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या है, नेक्स्ट आपका, उम्मीद करती हूँ चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। एजुकेशनल, अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो मुझे वो कमेंट करके बता भी सकता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे मैं कोशिश करूंगी जितनी भी चीजें हैं आपके सिलेबस में वो सारी यहाँ पे कवर करूं, कोई भी चीज मिस ना करें। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब है स्पेशलाइज एक्टिविटीज, समझ रहे हो, ये इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी विच रन्स द इंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज एक्टिविटी होती है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, जो पूरे एजुकेशनल जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसको रन कराए, उसमें जो भी ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है अपने जो गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है,
तो वो होता है हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पूरे जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम में क्या क्या आते हैं, उसकी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, वो जो भी रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, इन सब का यूज होता है, उन सबको ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है जो पूरे मैनेजमेंट को कवर करता है, ठीक है, ये पूरे मैनेजमेंट को कवर करता है यहाँ पे। तो इसके लिए आप लिख सकते हो ये चीज। पहली चीज तो ये अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, ये अम्ब्रेला टर्म है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे लिखो, इट इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस, ठीक है, ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, इट इज लाइक अ ब्रॉड अम्ब्रेला, ठीक है, ये क्या है, एक ब्रॉड अम्ब्रेला की तरह है, जहां पे क्या होती है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है ना, डायरेक्टिंग होती है और कोऑर्डिनेटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है एंड इवैल्यूएटिंग, ठीक है। हम जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस, इट इज लाइक एन अम्ब्रेला टर्म, जहां पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, यहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती है, जिसको हमें क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है, प्लान करना होता है, कंट्रोल करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है। तो ये सब क्या है, आपकी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, ठीक है, क्लियर है ये चीजें। इसमें एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हो इसके की पॉइंट में, वैसे दूसरा यहाँ पे, इट इज ए स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, specialized activity which runs entire educational program, ठीक है। अब एजुकेशनल प्रोग्राम्स के अंदर आपके सारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, सब कुछ आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ तक चीजें क्लियर है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैनेजमेंट आता है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, इट इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस। यहाँ पे स्पेशलाइज एक्टिविटी ये एक स्पेशलाइज एक्टिविटी है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एजुकेशनल प्रोग्राम से पूरे इंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट है। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या प्रिंसिपल है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। जो पहला प्रिंसिपल कहता है स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी, ठीक है, नाम याद रखना, स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अब इसको हम लोग देखेंगे, ये है क्या, ऑपरेशनल डेमोक्रेसी, ऑपरेशनल डेमोक्रेसी। फिर आता है जस्टिस, दीज आर द प्रिंसिपल्स, इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, समानता का व्यवहार, प्रूडेंस विवेक, ठीक है, प्रूडेंस। फिर आता है आपका अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये कॉपी में अपने लिख लो, ये आपको पता होने चाहिए। स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी क्या होती है, लिविंग, ग्रोइंग एंड पोटेंशियली जो फ्लावरिंग ऑर्गेनिज्म होती है, मतलब इसका मैं की पॉइंट की तरह बताऊं तो ये स्ट्रेस देता है, मतलब ये किसको, जो स्ट्रक्चरल जो पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव होता है उसको ज्यादा एम्फेसाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट में लिखो, एक मिनट, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव पे काम करता है ये।
ठीक है, इट पुट्स स्ट्रेस ऑन द स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव एंड एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स को कि मतलब एक्सरसाइज जो ये है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे जो स्टूडेंट की नीड्स है ना, उसको फिलफिल करने की काम किया जाता है। ठीक है, ये सेफ गार्ड करता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, इट वर्क लाइक अ सेफ गार्ड। ठीक है, सेफ गार्ड करने का काम करता है। ठीक है, सेफ गार्ड करता है जो भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ठीक है, एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल इसके लिए काम करता है। ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल इसके लिए काम करता है। क्लियर है बात है? ठीक है, जो भी पीपल है आपकी लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव पे ध्यान देता है ये। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल सेफ गार्ड करता है जो भी डेमोक्रेटिक आपके गवर्नमेंट है, वेलफेयर ऑफ द पीपल एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। ठीक है, और एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब क्या है? ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल जो है वो रिफर करता है डेमोक्रेसी से। ठीक है, जो एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ये मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब समझ लो, इट रिफर्स टू द डेमोक्रेसी बाय ट्रीटिंग ईच ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब क्या है, ये ध्यान रखो इसको। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब क्या है, हर एक ह्यूमन बीइंग को एज अ लिविंग की तरह यहाँ पे ट्रीट करो। ट्रीटिंग ह्यूमन as a living treating human as a living, growing, potentially flowering organism। ठीक है, potentially फ्लावरिंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल में। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं, ये तो स्ट्रक्चरल हो गया डेमोक्रेसी, जहाँ पे एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल है, सेफ गार्ड है, वेलफेयर ऑफ द पीपल है, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, ऑपरेशनल डेमोक्रेसी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो डिग्निटी है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की डिग्निटी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे लिख सकते हो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ऑपरेशनल डेमोक्रेसी में ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं जस्टिस। ठीक है, जस्टिस कहने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो जुडिशियस हो जाते हैं। ठीक है, जब भी वो डील कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज के साथ या फिर टीचर्स के साथ, है ना, पब्लिक के साथ, तो जो जुडिशियस हो जाते हैं। ठीक है, न्यायवादी हो जाते हैं। तो ये वाली चीजें यहाँ पे। ठीक, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे बात की जाती है। प्रूडेंस, मतलब प्रूडेंस कहने का मतलब क्या है, विवेक। प्रूडेंस कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल, मतलब यहाँ पे उनकी थिंकिंग आती है। ठीक है, कैसे वो थिंक करते हैं, कैसे वो प्लान करते हैं। ठीक है, कैसे वो थिंक करते हैं, कैसे वो प्लान करते हैं, कैसे वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, ये वाली सारी चीजें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। जो अडेप्टेबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी क्या है, एक्ट ऑफ चेंज। अडेप्टेबिलिटी क्या है, कंसर्न किसके साथ है, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एक्ट ऑफ चेंज। एक्ट ऑफ चेंज मतलब इट इज अ कंसर्न विद द एक्ट ऑफ चेंज। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इट इज द कैपेसिटी टू रिएक्ट इन वेरिएंस विद द पर्सन एंड सिचुएशन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कैपेसिटी टू रिएक्ट, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, पूरा आएगा नहीं यहाँ पे। कैपेसिटी मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अडेप्टेबिलिटी कहने का जो आपका अनुकूलशीलता होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके का जितना भी आपका चेंज होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। मतलब ऐसे समझ लो, ये मतलब यहाँ पे ये होता है कि अडेप्टेबिलिटी में कि कैसे चेंज हो रहे, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, मतलब कितना ज्यादा लचीलापन है यहाँ पे। ठीक है, चेंजिंग जो सिचुएशंस हैं उसके साथ आप कैसे अडेप्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में लिखना है एक्ट ऑफ चेंज करके। जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोग, मैं बोल रही हूँ, लिख लेना। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, इट इज द कैपेसिटी टू रिएक्ट
इट इज द कैपेसिटी टू रिएक्ट इन वेरियंस विद पर्सन एंड सिचुएशन। मतलब जो पर्सन्स है एंड सिचुएशन है उनके साथ हमें कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। मतलब उनके साथ जो भी पर्सन, जो भी लोग हैं, लोगों के साथ मतलब जो भी सिचुएशन है, लोग हैं, ठीक है, उनके साथ हमें कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। ये कैपेसिटी कैसे हमें रिएक्ट करना है इन वेरियंस विद द पर्सन एंड द सिचुएशन। फिर आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का कहने का मतलब क्या है? सेफ गार्डिंग। स्टेबिलिटी कहने का मतलब है क्या है? कैपेसिटी ऑफ, ये की पॉइंट है आपके, ठीक है, सेफ गार्डिंग, कैपेसिटी ऑफ सेफ गार्डिंग, ठीक है। द ओल्ड, जो भी ओल्ड है, ठीक है, मतलब कुछ नई प्रोसेस जो है हो रही है, ठीक है, जो नई प्रोसेस हो रही है उससे, वो जो नई प्रोसेस हो रही है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ जो ओल्ड चीजें हैं उनको कैसे हमें क्या करना है? सेफ गार्ड करना, कैसे हमें बचा के रखना है। जो पुरानी चीजों हैं, नई चीजों को अडेप्ट करने के बावजूद हम कैसे अपनी पुरानी चीजों को बचा के रख पाए, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेबिलिटी, ठीक है। क्लियर है चीजें? तो इसके ये प्रिंसिपल्स थे आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ओवरऑल आप लोग को वो बता दे रही हूँ कि जैसे ये काम करता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये रेज भी कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बहुत जरूरी है आप लोग को पता होना, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं इससे, ठीक है। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय, मतलब यहाँ पे क्या है? जो भी काम होता है, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम चीजों को कराते हैं, किसके थ्रू कराते हैं? दूसरों के थ्रू कराते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। उनको यहाँ पे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? इसको ऐसे लिखो, इट इज एन आर्ट of getting things done through others, ठीक है, through others by directing their efforts, ठीक है। उनके एफर्ट्स को हम क्या करते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। और ये क्या है? यहाँ पे फॉर्मुलेशन होता है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स का, प्लान का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मुलेशन करते हैं हम लोग, फॉर्मुलेशन करते हैं जो भी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो भी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क है, उसको यहाँ पे फॉर्मुलेशन करने का काम कहाँ पे होता है? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होता है। अब उसको मैनेज कैसे कराना है, कैसे ये जो गोल यहाँ पे पॉलिसीज जो यहाँ पे डेवलप करी गई है उसको अचीव कहाँ कैसे करते हैं? हम लोग मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट में आ जाओ, ये एक एग्जीक्यूटिव, इसका नेचर कैसा होता है? एग्जीक्यूटिव की तरह होता है, एग्जीक्यूटिव नेचर होता है इसका, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये डिसीजन देती है, ठीक है, डिसीजन बना देती है। अब आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है, चाहे जैसे भी फॉलो करो, आपको इसको फॉलो करना है। डिसीजन मेकिंग फंक्शन इसका काम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? मैनेजमेंट, यहाँ का जो इसका जो प्रोसेस होता है, क्या होता है? इसका प्रोसेस होता है मैनेजमेंट डिसाइड करता है, यहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करता है, मैनेजमेंट डिसाइड्स हु शुड as it and how should, ये मैंने लिखवाया आप लोग को, he do it, मतलब ये तय करता है कि किसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। ये डिसाइड कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसाइड करता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है what is to be done, and who is to be done, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? जो भी मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे डूइंग फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन में अगर मैं बात करूँ, क्या होता है? ये डूइंग फंक्शन होता है, यहाँ पे काम करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे डूइंग फंक्शन। और यहाँ पे क्या होता है? थिंकिंग फंक्शन, ये थिंक करके पॉलिसीज को बनाता है, थिंकिंग फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्किल्स यूज होती हैं वो टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स दोनों यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्किल्स यूज होती हैं वो कैसी होती हैं? कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसको और डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है।
लेवल पे अगर हम बात कर ले एक और यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं इसके, ठीक है। मिडिल एंड लोअर लेवल के फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब कौन से लेवल पे ये काम करता है, मिडिल एंड लोअर लेवल पे फंक्शन करता है ये, ठीक है। ये टॉप लेवल पे फंक्शन करता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये टॉप लेवल पे फंक्शन करता है, ठीक है, क्लियर है। ये जो होता है, अगर हम किससे इन्फ्लुएंस होता है, एक लास्ट पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी पर्सनल मतलब जो भी मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसके थ्रू, जो मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं वो इन्फ्लुएंस किसके थ्रू होते हैं, वैल्यूज के थ्रू, ठीक है। ओपिनियंस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओपिनियंस के थ्रू, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। बिलीफ क्या है, ठीक है, इससे क्या होते हैं, ये इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, जो पब्लिक का ओपिनियन है, ठीक है। ये जो पब्लिक का ओपिनियन है, पब्लिक का जो ओपिनियन है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ठीक है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, क्या कस्टम्स है, इन सारी चीजों से ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर होंगे, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीजें तो क्लियर होंगी आप लोग को, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे, ठीक है। किस पे आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की अगर हम बात करें, इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि फिर मेरे पास स्पेस उतनी बचेगी नहीं आगे, और भी मुझे फिर स्लाइड को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइज, मतलब हम क्या करते हैं उसे ऑर्गेनिक पार्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया जाता है, ऐसे समझिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मिंग an organization into an, लिख लेना अपनी कॉपी में, into an integrated ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। ये ऑर्गेनिक वर्ड ध्यान रखना, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। सो दैट द, ये मतलब इसको हम कम्युनिटी के ऑर्गेनिक पार्ट में, मतलब जो जैविक भाग है उसमें बदलने से है इसका मतलब, ठीक है। जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली अपने रोल को प्ले कर पाए, ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो एक तरीके का एजेंट की तरह काम कर पाए कम्युनिटी में, ठीक है, ये एक एजेंट की तरह काम कर पाए, ठीक है। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल जो बिल्डिंग होती है वो क्या करता है, इसको ऐसे समझो, इसको मैं लिखवाऊं कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का जो काम होता है, ठीक है, हाँ ऐसे से लिख लो, इस इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का जो काम होता है वो क्या होता है, पहला ये होता है इस्टेब्लिशिंग और ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। ये काम जो होता है इनका जो पूरा प्रोसेस होता है एक तरीके से, वो क्या होता है, इस्टेब्लिशिंग और ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेटेड बनाना, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट करना उसके ऑर्गेनिक पार्ट को कम्युनिटी के साथ, मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड और ऑर्गेनिक, ये याद रखना, ये जो लाइन लिख रही हूँ मैं, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, जिससे वो अपने फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। प्रोजेक्ट करना न्यू वैल्यूज को, प्रोजेक्टिंग न्यू वैल्यूज, ठीक है, जब वो एज अ कम्युनिटी में एक ऑर्गेनिक पार्ट की तरह काम करेगा तो नई वैल्यूज को प्रोजेक्ट कर पाएगा, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ होगा, ऑर्गेनाइजेशन का रिन्यूअल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोएक्टिव रोल होता है यहाँ पे चेंजेस को लाने में, ठीक है, इसका क्या होता है, प्रोएक्टिव रोल होता है, मतलब बहुत बड़ा इसका योगदान होता है, ठीक है। प्रोएक्टिव
रोल ऑफ ब्रिंगिंग चेंज। ठीक, ये अपनी कॉपी में लिखना, ये है आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। क्लियर है? अब आती है बात इसमें कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ये इंस्टीट्यूशनल जो बिल्डिंग होती है इसको इफेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, सबसे पहले तो आपका गोल ही क्या है वो उसको इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस मतलब ये फैक्टर जो है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, उसका डिजाइन कैसा है। ठीक है, तीसरी बात ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर लेना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, रिलेशनशिप कैसा है उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप कैसा है विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, और हाँ बस इतनी चीजें फैक्टर्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज यहाँ पे लिख लो मत, लिख लेना चाहे तो अपनी कॉपी में, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या है, सबका बर्थ होता है, सबका डेवलपमेंट होता है, इस ऑर्गेनिक पार्ट का मैं मतलब बता रही हूँ। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बार बार ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोल रही थी। ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या है, सबका बर्थ होता है, सबका डेवलपमेंट होता है, सबकी ग्रोथ होती है, और उसके बाद वो फाइनली डिके भी करते हैं, फाइनली वो डिके करते हैं, एंड डिके करने के बाद उनका फिर से रीइस्टैब्लिशमेंट होता है। तो ऑर्गेनिक कहने का मतलब ये है कि आप किसी कम्युनिटी में, किसी कम्युनिटी का अगर पार्ट हो, ऑर्गेनिक पार्ट हो, तो वहां पे आपका बर्थ होगा, जन्म होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, और कुछ टाइम के बाद डिके भी होगा, फिर से उसका रीइस्टैब्लिशमेंट होगा, फिर से रिन्यू होगा। ठीक है, तो ये थे इनके फैक्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने पोस्ट कॉप। ठीक है, क्लियर है चीजें, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पोस्ट कॉप, पोस्ट कॉप मैंने पहले से इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बता दी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैं दोबारा से इस चीज को नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ। ठीक है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो, इसका मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड, क्या हो गया, पोस्ट कॉर्प। ठीक है, P stands for planning, O stand for organization, S for staffing। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टाफिंग, इसका मतलब डायरेक्टिंग। सीओ, ये सीओ है, ध्यान देना, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। फिर आर का मतलब क्या होता है, रीडायरेक्टिंग, वो रिपोर्टिंग, सॉरी रीडायरेक्टिंग कह रही हूँ, रिपोर्टिंग। आर का मतलब है रिपोर्टिंग, बी का मतलब है बजटिंग। ठीक है, अच्छा वो मैं फंक्शन को डिस्कस कर रही थी, सॉरी मेरे दिमाग में वो था। पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये इसका फंक्शन है। इसमें से कुछ चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि ये जो ये इसको दिया किसने था, इसको दिया था आपके किसने, लूथर गुलिक ने। ठीक है, पूछे हुआ है ये क्वेश्चन, ये आपको पता भी होना चाहिए, लूथर गुलिक ने दिया था इसे। ये पोस्ट कार्ड का जो कंसेप्ट है, एंड लिंडल उर्विक ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस इन्होंने कहाँ पे किया था, इनका एक पेपर था, उस पेपर का नाम क्या था, नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और कब इंट्रोड्यूस किया था, 1937 में ये पब्लिश हुआ था पेपर तब। ठीक है, याद रहेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग में। ठीक, अब मुझे नहीं लगता प्लानिंग का मतलब क्या है, किसी चीज एक्टिविटी को प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको स्टाफिंग करना, फिर डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, फिर बाद में उसको रिपोर्ट करना, फिर उसके बाद उसकी बजटिंग करना। ठीक है, तो इसको एक सीक्वेंस में आपको याद रखना है। इसके कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस कौन कौन से हैं वो याद रख लो। एजम्पशन क्या क्या है इसके, एजम्पशन क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एजम्पशन क्या है, मतलब नियंत्रण करना। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, सिर्फ नाम आपको याद होने चाहिए इसके। ठीक है, ये होते क्या है,
प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अभी हम लोग ने जो फॉयल का प्रिंसिपल पढ़ा था वहां पे देख लिया है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको सिर्फ यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है, वहां पे एक साथ ले लिया गया था, ठीक। उसके बाद डेलीगेशन, कैसे आप ड्यूटी को डेलीगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द एजम्पशंस, दीज आर द एजम्पशन, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम क्या है, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम क्या है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैनेजमेंट एज अ सिस्टम। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या वो आ जाएगा आपका, मतलब उसको हम सिस्टम को एक मैनेजमेंट की तरह देख रहा है। मैनेजमेंट क्या करता है, सेट करता है पॉलिसीज को, प्रोसेस को एंड प्रोसीजर को, ठीक है, जिसे यूज कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन, टू इंश्योर दैट इट कैन फुलफिल द टास्क रिक्वायर्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब मैनेजमेंट एज अ सिस्टम क्या है, सेट करता है पॉलिसीज को, प्रोसीजर को, ठीक है, प्रोसेस को, प्रोसेसेस को जो भी हो रहा है, ठीक है, पॉलिसीज को, प्रोसीजर को, प्रोसेसेस को, जिसे यूज करेगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू फुलफिल द टास्क, ठीक है, टास्क को फुलफिल कराने में, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वहां पे क्या क्या चीजें आ जाती हैं मैनेजमेंट एज अ सिस्टम में। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस कैसी है, ठीक है, क्वालिटी, ऑपरेशनल जो मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्कर्स की जो हेल्थ है एंड सेफ्टी है, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और ऑपरेशनल इफिशिएंसी, ऑपरेशनल इफिशिएंसी जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे, सिंपल से ऐसे समझो यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ सिस्टम को। मैनेजमेंट क्या करता है, एक सिस्टम की तरह कुछ पॉलिसीज को सेट करता है, प्रोसेस बनाता है, प्रोसीजर बनाता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से उसको यूज करती है और अपने जो टास्क है, जो अपना गोल है, उसको वो फुलफिल करती है, ठीक। तो ये होता है मैनेजमेंट, एक सिस्टम, देखो नाम में ही पता चल रहा है मैनेजमेंट एक सिस्टम की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है मैनेजमेंट एज अ सिस्टम। फिर आता है आपका SWOT एनालिसिस, ठीक है। SWOT एनालिसिस में कुछ नहीं, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है, W फॉर वीकनेस, ठीक है, O फॉर अपॉर्चुनिटी, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स, ठीक है। ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं ये इंटरनल्स होते हैं, ये इंटरनल होते हैं, ठीक है, दो तरीके होते हैं ये। और ये कैसे होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो SWOT एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किसी मतलब हम कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्मॉल कोई भी बिजनेस है तो उसमें जब हम SWOT एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब क्या है कि मतलब जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि मतलब कौन कौन सी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ठीक है, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी को हम यहाँ पे हम ग्रैब करेंगे जो हमारे बिजनेस को और बढ़ाए, ठीक है। थ्रेट कहने का मतलब क्या है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या है, ये थ्रेट्स हैं हमारे। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हमारी चीजें क्या है, ये सब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। थ्रेट क्या होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक। तो ये होता है SWOT एनालिसिस, क्लियर है, याद रहेगा, ठीक। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। देख लो हमने क्या क्या चीजें देखी है, इसके बाद की जो चीजें होंगी वो लोग हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद की जो भी चीजें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली, एजुकेशनल मैनेजमेंट देख ली, एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, मीनिंग, प्रिंसिपल, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस सारी चीजें देख ली, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या होती है, पोस्ट कॉप क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें देख ली। उसके अलावा SWOT एनालिसिस भी छोटा सा टॉपिक था, वो भी मैंने यहाँ पे करा दिया, उसमें कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ जो मैंने बताया है सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक। अब हमारा बचता है ये CPM एंड PERT, इसका मैं डिफरेंस आप लोग को बता दूंगी, ठीक है, कल मैं डिफरेंस के तौर पर इसको समझा दूंगी। टेलरिज्म की थ्योरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ प्रोसेस, ब्यूरोक्रेसी, कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 9 का A सेक्शन जो वो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं,
ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सारे जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ये आपकी स्टडीज में हेल्प कर पा रहे होंगे। यूनिट 9 को इस तरह से पूरा मतलब कराने का मेरा मेन रीजन यही था कि आप लोग का सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं है इतना ज्यादा। अगर मैं अभी से मतलब एक एक स्लाइड में ऐसे बनाना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो अभी आप लोग को क्या करना है कि स्मार्टली अपने कंसेप्ट को भी क्लियर हो जाए आपका, और आपका जो भी पीवाईक्यू है वो भी कवर हो जाए। टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, आज आई थिंक 23 हो गई है ना। तो रिवीजन सीरीज में क्या होगा, की पॉइंट में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। की पॉइंट में सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। और यूनिट 9 में की पॉइंट से आपके ए बी जो सेक्शन है वहाँ पे की पॉइंट से आपको काफी सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी वहाँ पे, ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन में पूछी गई है आपके, ठीक है। तो आज का फिर इसके अलावा जो यूनिट 8 था, है ना, यूनिट 8 का मैंने सी सेक्शन, ठीक है, यूनिट 8 का जो सी सेक्शन था उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। पार्ट 2 मैं देखती हूँ, अगर मुझे अभी टाइम मिलता है तो मैं अभी अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है, मुझे रिकॉर्ड करना है एक्चुअली थोड़ा सा, तो उसको अभी कर देंगे तो हम लोग का यूनिट 8 का सिर्फ डी सेक्शन रह जाएगा। डी सेक्शन बहुत छोटा सा है, वो कल हो जाएगा आपका। तो आप ये मान के चलो, मैं कोशिश मेरी यही है कि 25 मई तक कोशिश पूरी है कि 25 मई या फिर 26 हो जाए, एक दिन शायद बढ़ जाए, में भी बढ़ जाए, कि आपका ये पूरा जितना भी सिलेबस है यूनिट पेपर 2 एजुकेशन का वो कवर हो जाए। हम लोगों ने ऑलरेडी जितनी भी यूनिट्स थी वो देख चुके हैं। जैसे हम लोग का यूनिट 1 में बता दे रही हूँ एक बार आप लोगों को, इधर आ जाओ, मैं एक बार यहाँ पे बता दे रही हूँ कि मैंने कैसे कराया हुआ आप लोगों को, ठीक है। जो लोग नए हो, यूनिट 1 जो है आपका, ठीक है, उसको मैंने डिटेल में कराया हुआ है। एक एक कंसेप्ट वहां पे मैंने कराए हैं, ठीक है, एक एक कंसेप्ट है डिटेल में। यूनिट 2 इसको मैंने डिटेल में कराया हुआ है, और इसके अलावा इसके मैंने नोट्स शेयर किए हुए हैं। यूनिट 2 का जो ए सेक्शन है उसका नोट्स, जहाँ पे कम्युनिटीज हैं आपकी, ठीक है, कमिटीज हैं, उसके मैंने पीडीएफ शेयर किए हुए हैं। कहाँ पे मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तीसरा यूनिट 3 आता है, ठीक है। यूनिट 3 पूरा आपके देखो, यूनिट 3 में साइकोलॉजी से सबने बीएड में पढ़ा हुआ है, बीएड है, एमएड है, एमए एजुकेशन में सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी लर्निंग की थ्योरीज वगैरह है, सबने पढ़ रखा हुआ है। तो इसी वजह से इसको मैंने की पॉइंट में ऑलरेडी पहले से ही करवा रखा हुआ है, ठीक है। इसका की पॉइंट में है रिवीजन सीरीज कराई है मैंने, इसकी रिवीजन सीरीज कराई है। रिवीजन सीरीज में सारे कंसेप्ट को वहां पे डील किया है, ठीक है, सभी को मैंने वहां पे पूरा ब्रीफ कर दिया है, ठीक। तो ये रिवीजन सीरीज में यूनिट 3। यूनिट 4 ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में करा रखा हुआ है, ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो उसको देख लेंगे। यूनिट 5 को मैंने डिटेल में भी कराया है, और इस बार का जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा, यूनिट 5 से का वेटेज बहुत ज्यादा था, और इसका मैंने रिवीजन भी कराया। जिसने भी रिवीजन सीरीज के उसको देखा होगा उसने ये चीज देखी होगी कि कितने सारी चीजों को वहां पे मैंने कवर किया है, ठीक है। तो इसका मैंने डिटेल में भी कराया और रिवीजन सीरीज भी कराया। मैं ये आप लोग को सजेस्ट करूंगी, इसकी रिवीजन सीरीज यूनिट 5 की जरूर से जरूर देखना। मैंने हर एक टॉपिक को वहां पे कवर किया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। यूनिट 6 का भी मैंने डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है, एंड इसका रिवीजन सीरीज भी पूरा डिटेल में एनपीसी के न्यूमेरिकल्स के साथ कराया हुआ है, ठीक है। यूनिट 6 का ए सेक्शन हमारा कंप्लीट है, बी सेक्शन कंप्लीट है, डी सेक्शन कंप्लीट है। सी सेक्शन आपका स्टैटिस्टिक का पार्ट है, जो मैं 25 के बाद थोड़े थोड़े छोटे, क्योंकि स्टैटिस्टिक क्या कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे न्यूमेरिकल्स आप लोग को कराने हैं। तो ये जो सी सेक्शन आपका रह गया है, अभी मुझे ध्यान है, ये मैंने सी सेक्शन नहीं कराया वहां पे, ठीक है। वो मैं ये जो आपका अभी जो मैं यूनिट करा रही हूँ कवर हो जाए, उसके बाद ये सिर्फ सी सेक्शन रह जाएगा। उसका मैं डेली एक छोटा छोटा सा वीडियो, ठीक है, आधे से पौन घंटे का वीडियो मैं डाल दूंगी न्यूमेरिकल वाला। आप लोग प्रैक्टिस करना, क्योंकि सी सेक्शन पूरा स्टैटिस्टिक का पार्ट है। तो ये आराम से एग्जाम तक का आराम से हो जाएगा आपका, और बहुत अच्छे से हो जाएगा ये स्टैटिस्टिक पर, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन सीरीज भी आप जा सकते हो। रिवीजन सीरीज में भी मैंने पूरा डिटेल में कराया हुआ है पूरा, वहां पे तो सी सेक्शन भी कंप्लीट है, ठीक है। यूनिट 7 को मैंने पूरी एक एक पॉइंट को डिटेल में करा रखा हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यूनिट 8 आपका आप मान के चलो कल तक ये कंप्लीट है, ठीक है, मेरे साइड से पूरा कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। यूनिट 10 पूरा डिटेल में करा दिया है ये भी, ठीक है। अब बचता है यूनिट 9 को मैंने अभी स्टार्ट किया है। 2 से 3 दिन लगेगा, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज की तरह आपको चलेगा की पॉइंट में, ठीक है, रिवीजन सीरीज की तरह चलेगा की पॉइंट में, जिसको मैं 2 और 3 डेज बस मुझे चाहिए, थोड़ा सा बस इधर उधर कहीं ना हो जाए, अदरवाइज 2-3 दिन बहुत है इसके लिए, इससे ज्यादा इसको देने मतलब कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका
2-3 डेज में कवर हो जाएगा। तो ये मान के चलो ये मई एंड तक आपका पेपर 2 का जो सिलेबस है पूरा ये कंप्लीट है आपका। ठीक है, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, वीडियोस को देखना है, अपने की पॉइंट्स की तरह नोट्स बनाओ। और जो बट अच्छा, इसके अलावा यूनिट 1 में जो डी सेक्शन है, यूनिट 1 का जो डी सेक्शन है, ठीक है, इसका भी मैंने PDF दे रखा हुआ है वहां पे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो जो लोग नए हो वो चीज को देख लेना। एंड अभी क्या करना है आप लोग को, जितने भी, देखो पूरी थ्योरी लिखने मत बैठना, मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ। पूरी थ्योरी या फिर पूरी PDF से देख के पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, 20 यूनिट है, खाली पेपर 2 को नहीं कवर करना है आपको, पेपर 1 भी कवर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है पेपर 2 में आप ले आओ 140 नंबर और पेपर 1 में लेके आओ 50 नंबर, है ना, तो ऐसे काम नहीं चलना है। आपको क्या करना है, बैलेंस करके रखना है पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करो कि पेपर 1 को भी टाइम दो, पेपर 2 को भी टाइम दो। पेपर 2 में आपको सिर्फ की पॉइंट में काम करो। ठीक है, जिन्होंने पहले से नोट्स बनाए उनके लिए तो चलो अच्छी बात है, जो अभी बिल्कुल अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो प्लीज पूरा डिटेल में मत जाओ। ठीक है, डिटेल में इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप कवर कर पाओ। अगर आप वर्किंग हो तब तो बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करो, जितनी भी मैंने यूनिट्स कराई है, मैं ज्यादातर वहां पे मैंने की पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। वीडियोस को देखो। ठीक है, वीडियोस को देखने के बाद उसमें से जो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड है या फिर जो मैंने खुद से हाईलाइट कर रखे हैं, क्योंकि मैं हर वीडियोस में बोला हुआ है ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, उसको अपनी कॉपी में लिखो। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लगाते चलो। ठीक है, अभी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरी कोशिश यही है कि डेली का डेली एक सेट आपका मैं यहाँ पे यूट्यूब पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डेली का डेली एक सेट यूट्यूब पे कोशिश है मेरी कि ये हो जाए। उसके अलावा दूसरी चीज, टेलीग्राम पे, ठीक है, मैंने बहुत सारे MCQs दे रखे हैं, स्टार्टिंग से ही दे रखे हुए हैं, टेलीग्राम पे भी दिए हैं एंड कम्युनिटी टैब पे भी दे रखे हुए हैं। तो जितने भी MCQs हैं वो पेपर 1 के लिए भी हैं, पेपर 2 के लिए भी हैं। मैं जनरली वो टॉपिक निकालती हूँ जो आपको पेपर 1 में भी काम आ जाए, पेपर 2 में भी काम आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से वो भी आप लोग MCQs के जो भी ऑप्शंस हैं उसको भी गूगल कर लिया करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आप लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे, प्रिपरेशन कर रहे होगे। ठीक है, तो फिर सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।